गंगोत्री में गंगा जी के किनारे खड़े होकर पानी में भीगते हुए जब मैं एक टक उन सारे पहाड़ों को देख रही थी जो बर्फ की चादर से लदे हुए थे और जहाँ पर गंगा जी इतनी खुश होकर गड़गड़ाहट के साथ नीचे उतरकर जा रही थी, तो एक पल को मुझे डर लगा और मैंने सोचा कि जिसने भी इतनी सुंदरता को क्रिएट किया है उसने कितना सोचा होगा। ये पहाड़, ये नदी, ये हरियाली, इंसान, सब कुछ जो इस दुनिया में है उसका बनाया हुआ है। वैसे इन पहाड़ों के आगे अगर हम खड़े हो जाते हैं तो लगता है जैसे हम चींटी से भी कहीं कम हैं। फिर क्यों हम अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं? क्यों ऐसा होता है कि इंसान अपने आप को इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पावरफुल समझता है? देखिए ना, जब एक छड़ी घूमती है ऊपर वाले की तो दुनिया इधर से उधर हो जाती है, और जब उसका मूड अच्छा रहता है तो सब कुछ सही ढंग से चलता रहता है ना? हम सब उसके द्वारा नचाई जाने वाली कठपुतलियां हैं। गंगा जी के किनारे खड़े होकर ये सब सोचने के बाद धीरे धीरे जब हम पार्किंग लॉट में आए और हमने समोसे चाय का आनंद भी लिया, क्योंकि तब तक हम रियलिटी में वापस आ चुके थे, और फिर गाड़ी निकालकर मैं अपने पूरे परिवार को धराली वापस ले आई। मैं वीरा आपको अपनी लाइफ की सबसे लंबी जर्नी में ले चल रही हूँ। एक्चुअली एक और लंबी जर्नी मैंने करी थी जो 2500 किलोमीटर की थी, जिसमें मैं श्रीशैलम गई थी और वो आपके साथ में शेयर भी कर चुकी हूँ। पर ये जर्नी मेरे खुद के ड्राइव करने की है और यकीनन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जब मैं याद करती हूँ कि मैं गंगोत्री और यमुनोत्री खुद ड्राइव करके गई थी। मेरे पॉडकास्ट मेरी दुनिया विद वीरा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो गंगोत्री के दर्शन करके हम धराली वापस आके टिक गए और जैसे ही होटल में चेक इन किया, मैंने न दाएं देखा न बाएं। मैंने जल्दी से अपना DSLR निकाला और मैं धराली विलेज में नीचे घूमते हुए निकल गई। धराली में सिर्फ और सिर्फ बर्फ के पहाड़ हैं, गड़गड़ाती हुई गंगा जी हैं, दूर तक दिखाई पड़ने वाले खेत हैं और इक्का दुक्का लोग इधर चलते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि मात्र 30 घरों वाला एक बहुत छोटा सा कस्बा है जिसमें 2 ही 3 होटल्स भी हैं। हॉर्न की आवाज यहाँ सुनाई पड़ना शाम 6-7 बजे के बाद बंद पड़ जाती है, क्योंकि इससे आगे कोई जा ही नहीं सकता है। तो शोर इसका तो सवाल ही नहीं उठता। तो सुनाई क्या पड़ता है? पहाड़ी पक्षियों की आवाज, जानवरों की आवाज, नदी की आवाज, हवा की आवाज और सन्नाटे की आवाज। मैंने तो दूर तक चलते हुए अपने कैमरे में ढेर सारी पिक्चर्स कैद करी। उस वक्त मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं थी, मैं अकेली थी। जब आप ऐसी खूबसूरत जगह पे होते हैं तो फिर आपको किसी की कंपनी की जरूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ सन्नाटे की जरूरत होती है, शांति की जरूरत होती है, ताकि आप उस पूरी सुंदरता को, पूरी सराउंडिंग्स को जम करके महसूस कर सकें। क्या पता दोबारा वो मौका कब मिलेगा, है ना? मैं भी वही कर रही थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था और जिसकी वजह से चांदी जैसी चोटियां चमक रही थी बर्फीले पहाड़ों की। तो काफी कुछ ब्लिसफुल टाइम बिताने के बाद मैं वापस अपने होटल में आई और उस कड़कड़ाती हुई ठंडक में किटकिटाते हुए दांतों के साथ फटाफट डिनर करके हम 8 बजे ही बिस्तर के अंदर समा गए, क्योंकि बाहर की ठंड का सामना करने की हिम्मत नहीं थी हमारी। बहुत ठंडक होती है वहां पर, इतनी कि हम प्लेन्स वाले सोच भी नहीं सकते हैं। अगला दिन था गाड़ी को आगे बढ़ाने का। हमें यमुनोत्री पहुंचना था। धरासू बेंट वो जगह है जहां से रोड बाइफरकेट होता है। एक रास्ता गंगोत्री जाता है और दूसरा रास्ता यमुनोत्री जाता है। वैसे लोग कहते हैं कि यमुनोत्री पहले जाना चाहिए और फिर गंगोत्री जाना चाहिए, पर हम गंगोत्री पहले गए थे और फिर हम वहां से यमुनोत्री की ओर मुड़े।
एक बार फिर से हमें नाइट ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि यमुनोत्री आप एक रात में नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमने धराली से लौटते वक्त अपना स्टॉप ओवर नेताला में लिया, जो कि उत्तर काशी से कुछ ही किलोमीटर्स पहले पड़ जाता है। एक बार फिर से हमारा जो होटल था वो बिल्कुल नदी के मुहारे पे बसा हुआ था और इलाका भी बिल्कुल शांत था। उस दिन हमने ज्यादा कूदफान नहीं की क्योंकि अगला दिन काफी टफ होने वाला था। हमें अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करना था, नेताला से जानकी चट्टी तक, और बस यहाँ से हमारी स्मूथ राइड को हमें टाटा बाय बाय करना पड़ा। जैसे ही हमने नेताला क्रॉस किया, बम्पी रोड्स ने हमें ग्रीट करना शुरू कर दिया। एक्चुअली यमुनोत्री तक का पूरा रास्ता बन रहा था, रोड्स को चौड़ा किया जा रहा था, लेकिन एज अ रिजल्ट तकरीबन 75% रास्ता बहुत ही हॉरिबल कंडीशन में था। देखिए, पहाड़ पे बरसातें इतनी कॉमन होती हैं कि अगर रास्ता बन रहा होता है तो दलदल बनना एक बहुत ही नॉर्मल बात होती है। रास्ते भी काफी खड़ी चढ़ाई वाले थे, काफी गड्ढे भी थे, ढेर सारे दलदल वाले रास्ते भी हमें मिले। गंगोत्री से ठीक ऑपोजिट रास्ता था यमुनोत्री का, जहाँ पे गंगोत्री की सड़कें काफी बेहतर शेप में थी। रास्ते में जगह जगह पे रेस्टोरेंट्स, होटल्स भी थे। यमुनोत्री में इनमें से कोई भी सुविधा हमें ठीक से मिली नहीं। इनफैक्ट ब्यूटी वाइज भी यमुनोत्री का रास्ता इतना खूबसूरत नहीं था। वो तो शाम होते होते जब हम जानकी चट्टी पहुंचने वाले थे, उससे 5 किलोमीटर पहले हमें एक बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखा। एक बार फिर से हमें चारों ओर से बर्फीले पहाड़ों ने घेर लिया था। पहले हरे पहाड़ और उनके पीछे से लुका छिपी खेलते हुए सफेद पहाड़, और सामने एक छोटी सी पगडंडी नीचे की ओर जाती हुई दिखाई पड़ रही थी। मैंने आंखों को सिकोड़कर ध्यान से देखा तो मुझे कुछ खूबसूरत सी हट्स नजर आई। नीचे उतर के जाने पे पता चला कि ये KMVN गवर्नमेंट का टूरिस्ट लॉज है। बस मैंने अपनी गाड़ी नीचे उतारी और वो लॉज हमारे सामने आया, और साथ में उस लॉज का मैनेजर भी। कुल मिलाकर 16 कॉटेजेस थी वहां पर, और उस जगह का नाम था फूल चट्टी। हर एक हट 100-100 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से बसी हुई थी, और वहां से सिर्फ और सिर्फ बर्फ के पहाड़ी दिख रहे थे। मैंने तो सबसे कह दिया, जानकी चट्टी छोड़ो, 5 किलोमीटर ही तो आगे है ना, हम सबको रात यहाँ गुजारनी चाहिए, ये है ना कोई जगह रुकने के लिए। सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना, और जो वो मैनेजर हमारे सामने खड़ा था, मैं हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो गई कि भैया शाम के 6 बज गए हैं, देखो मेरी कार में कितने लोग हैं, प्लीज हमें 2 कॉटेजेस दे दीजिए ना। मैनेजर ने भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। वो शायद मेरी ड्राइविंग स्किल से प्रभावित हो चुका था कि ये महिला जब यहाँ तक गाड़ी चला ले आई है और थकान महसूस कर रही है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनकी मदद करूं। तो भाई शाम को 6 बजे हम फूल चट्टी की कॉटेजेस में चेक इन कर चुके थे, और बाहर जो उनका लॉन बना हुआ था, जो कि दूर तक फैला हुआ था, वहां बैठकर हमने शाम की चाय और फ्रेंच फ्राइज का पूरा लुत्फ लिया। रात 8 बज जाने के बाद वहां पर अंधेरा हुआ। तब जाकर के हमने डिसाइड किया कि अब फ्रेश होकर के डिनर लेने का टाइम आ गया है। सच में कॉटेजेस की सीढ़ियों पर बैठ करके जब मैं पहाड़ों को देख रही थी, यकीन नहीं आ रहा था कि यमुनोत्री का इतना पथरीला रास्ता, इतना खराब रास्ता तय करने के बाद, इतना ड्राई एरिया कवर करने के बाद, हमें इतना हरा भरा और खूबसूरत प्लेस मिलने वाला है। 6 से 8 तक तो हम इसी खूबसूरती को अपनी आंखों से पीते रह गए। बस उस पूरी स्टे में एक ही प्रॉब्लम थी, इलेक्ट्रिसिटी का ना आना। देखिए, पहाड़ी इलाके में बिजली को लेकर के तो प्रॉब्लम होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर कोई बात नहीं, हमने कैंडल लाइट डिनर का पूरा मजा लिया। अगला दिन हमारे लिए काफी टफ होने वाला था, क्योंकि हमें ट्रैकिंग करके यमुनोत्री तक जाना था। देखिए, स्मार्ट लोग स्मार्ट मूव लेते हैं।
तो बहुत सारे लोग जो अर्ली मॉर्निंग में निकल पड़ते हैं जानकी चट्टी से यमुनोत्री के लिए और फिर काफी ह्यूज ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। जी हाँ, गर्मी में इतना जबरदस्त जाम होता है वहाँ पर कि एक के ऊपर एक खच्चर चढ़े रहते हैं और जो लोग पैदल बेचारे चल रहे होते हैं वो तो बहुत ठोकर खाते हुए आगे बढ़ पाते हैं। तो हमने क्या किया, हम आराम से सुबह 8 बजे उठे, हम आराम से तैयार हुए और हम आराम से ब्रेकफास्ट करने लगे। ये हमारा इतना आराम देख करके लॉज का मैनेजर बड़ा परेशान हो गया। उसने हमसे पूछा, आप यमुनोत्री नहीं जा रही हैं क्या? तो मैंने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। मैंने कहा, भैया आप ऊपर देख रहे हैं ना, गाड़ियों की कतार लगी हुई है। ये सारे लोग जानकी चट्टी में जा करके अपनी कार खड़ी करेंगे, फिर वहाँ से खच्चर लेंगे या पैदल चलेंगे। आप समझ रहे हैं रास्ता कितना कंजस्टेड हो जाएगा। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं 11:30-12 बजे के बीच में यहाँ से निकलूंगी। मैनेजर मुझे भौचक्का होके देखता रह गया कि इनको हो क्या गया है। उसने कहा, मैडम जी आपको लौटने में बहुत देर हो जाएगी। तो हमने कहा, कोई बात नहीं, मैं रात में भी पहाड़ों पे गाड़ी चला लेती हूँ, बस मुझे भीड़ से बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैं रात में गाड़ी चलाने से नहीं डरती हूँ। मुझे मालूम है रात तक ये भीड़ छटी जाएगी। बस तो आराम से खाना पीना खा करके हम 11:30 बजे के आसपास जानकी चट्टी पहुँचे और वहाँ से हमने खच्चर बुक किए और हमने देखा कि जानकी चट्टी पे टोटल कियोस्क था। यानी फूल चट्टी पे रुकने वाला मेरा फैसला काफी अच्छा था, क्योंकि हम बहुत ही शांत और बहुत ही खूबसूरत जगह पे रुके हुए थे। जानकी चट्टी से यमुनोत्री की ट्रैक 16 किलोमीटर की है और काफी खड़ी चढ़ाई और बहुत ही स्टीप ढलान है और काफी डेंजरस भी है, क्योंकि रास्ता बहुत ही सकरा है और उस रास्ते पर खच्चर अनगिनत चलते हैं। और आपको तो पता ही है, जहाँ खच्चर चलते हैं वहाँ रोड स्लिपरी होता है। खैर, किसी तरह से हिम्मत इकट्ठा करके हम सब खच्चर पे सवार हुए। मीरा मौसी तो पहली बार खच्चर से यात्रा कर रही थी और मेरी माँ वो भी बहुत डरती थी, पर हमने उन्हें कस करके दुपट्टे से बांध दिया था। हम सब भगवान को याद करते हुए शाम 5 बजे के आसपास यमुनोत्री मंदिर में पहुंचे और जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था, मंदिर बिल्कुल खाली था उस वक्त। हमने आराम से दर्शन करे। हाँ, यमुना नदी के पास में काफी भीड़ थी, क्योंकि हर कोई यमुना के जल में स्नान कर रहा था। पर भाई इतनी ठंड में हमारी हिम्मत तो नहीं पड़ी। हमने तो वहाँ पे 2 बोतल खरीदी और उसमें यमुना का जल भरा ताकि हम उसे वापस ला सकें। अच्छा, एक बात बताऊं, यमुनोत्री और गंगोत्री की पूरी जर्नी में मुझे उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक मूव बहुत अच्छा लगा। वो थे टेम्पररी टॉयलेट्स। इतनी सफाई कि आप कहीं भी जाइए आपको साफ ही मिलेंगे। सोचिए, पूरे यमुनोत्री में जहाँ हजारों की संख्या में लोग रोज पहुंच रहे थे, वहाँ भी हमें लाइन लगा के वॉशरूम का यूज करना था और जो भी जा रहा था उसके जाने के बाद तुरंत पानी से उसे साफ किया जा रहा था। यानी हमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं मिली। मुझे इस बात ने बहुत इम्प्रेस किया। हर जगह 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह के टेम्पररी टॉयलेट्स आपको मिल ही जाएंगे। तो यमुनोत्री मंदिर में तकरीबन 1 घंटा हम बैठे। हमने वहाँ पर यमुना जी के दर्शन किए, मंदिर में बैठ करके थोड़ी सी बातें करी और फिर हम वापस जब लौटने वाले थे तो मुझे एक जगह कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबी उतरती दिखाई पड़ी। भाई मैंने तो सब कुछ छोड़ करके वहीं रुकने का फैसला किया। रात गुजारने का नहीं, जलेबी और चाय का आनंद लेने का। शोर तो बहुत ज्यादा था लोगों की वजह से और साथ में खच्चरों ने भी काफी न्यूसेंस क्रिएट करा हुआ था। पूरा रास्ता काफी स्लिपरी भी था। लेकिन भाई ये सब दरकिनार करके जब हम गर्मा गर्म जलेबी खा रहे थे और उसके बाद इक्वली गर्मा गर्म चाय पी रहे थे ना, तो ये सारी चीजें हमें ज्यादा ध्यान आ नहीं रही थी। पर हमारी इस जर्नी का असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब हमें लौटना था। एक्चुअली जितनी खड़ी चढ़ाई हम उन खच्चरों पे चढ़ के आए थे, उतनी ही ढलान हमें फेस करनी थी।
और आपको मैं बताऊं कि खच्चरों का पैर फिसलता है ढलान पर, और ये ढलान इतनी स्टीप थी कि जब हम खच्चर पे थे तो हम पहाड़ से सीधे नीचे देख सकते थे। तो खच्चर वाले ने एक बार हमें वार्न किया कि या तो आप उतरकर पैदल चलिए, वरना अगर खच्चर का पैर स्लिप हो गया और आप नीचे घाटी में गिर गए तो जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। एक पल को तो मेरी सांस रुक गई, पर फिर हम सब ने हिम्मत करी और हमने कहा कि भैया, हमने खच्चर को टाइटली पकड़ रखा है और हमें आप पर पूरा भरोसा है। हम उतर के तो नहीं चल पाएंगे क्योंकि इधर उधर दाएं बाएं से हमें ऑलरेडी बहुत ठोकरें लग रही हैं और पता नहीं कौन कहां से हमें कुचल भी सकता है, तो आप हमें खच्चर पे बिठा करके ही नीचे उतारिए। काफी देर मान मनवल करने के बाद वो खच्चर वाले मान गए और धीरे धीरे फिसलते हुए हम नीचे की ओर आने ही लग गए। पूरे रास्ते हम सब हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आ रहे थे, बस ये मना रहे थे कि जानकी चट्टी की लाइट दिख जाए तो चैन की सांस ले जाए, जो कि 8 बजे के आसपास हमें दिखाई पड़ने ही लग गई। और जानकी चट्टी से कार निकाल करके मैं वापस फूल चट्टी में अपने उसी टूरिस्ट लॉज में आ गई। और जब मैनेजर ने हम सबको हेल एंड हार्टी खुश मूड में वापस आए हुए देखा तो वो भी काफी खुश हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह मैडम, आपकी ये पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, आप तो और लोगों से और भी अच्छे ढंग से आ गए वापस। और अब टाइम था फ्रेश होकर के आलू के पराठे खाने का। बस एक ही हिच थी, लाइट अभी भी नहीं आई थी। इसकी वजह से पानी की भी प्रॉब्लम थी, पर कोई बात नहीं। एक दिन के लिए अगर इस तरह की तकलीफों का सामना करना भी पड़े तो क्या प्रॉब्लम है। जगह तो सुंदर थी ना। एक्चुअली फूल चट्टी स्विट्जरलैंड का छोटा रूप है। बहुत सुंदर जगह है ये। देखिए, जितनी ठंड हमने गंगोत्री में फेस करी थी, धराली में फेस करी थी, यमुनोत्री में हमें उतनी ठंड नहीं मिली। ठंड तो काफी थी, मगर कंपैरेटिवली उतनी नहीं थी और उतनी सुंदरता भी नहीं थी। इन अ वे धराली वाज मोर ब्यूटीफुल। हाँ, फूल चट्टी की अपनी अलग रॉ चार्म थी। हमारी रुकने की जगह बहुत सुंदर थी, पर अगर आप मुझसे कहें कि पॉइंट्स किसको मैं ज्यादा दूंगी, तो मैं पॉइंट्स धराली को ही दूंगी, जो गंगोत्री से कुछ किलोमीटर पहले था, जहां हमने गंगोत्री जाते वक्त रात गुजारी थी। अगले दिन फूल चट्टी से टाटा बाय बाय करके वापस उत्तरकाशी आने तक का टाइम हो गया था। हमने सोचा था कि हम उत्तरकाशी में ही अपनी रात गुजारेंगे, बट वंस अगेन हर चीज आपके हाथ में नहीं होती है। यमुनोत्री से धरासू बेंड तक लौटते हुए हमारी हालत काफी पतली हो गई थी, क्योंकि कार का ब्रेक शू खराब हो गया था और उसमें से लगातार स्क्रीचिंग साउंड आ रहा था। इतना ज्यादा आ रहा था कि लग रहा था ब्रेक फेल न हो जाए। तो मैं गाड़ी को बहुत धीमे धीमे 20 की रफ्तार से उतारते हुए नीचे धरासू बेंड पर लेकर आई और वहां पर मैंने एक मोटर रिपेयर गैराज ढूंढकर अपनी गाड़ी के ब्रेक शू को ठीक कराया। और यही मिला मुझे अपना एक परफेक्ट कप्पा भी। मैं हर सिचुएशन को एंजॉय करना चाहती हूँ। तो गर्मी भले ही बहुत हो रही थी और हम स्टूल पे, पत्थर पे, कोने में बैठ करके अलग अलग जगहों पर अपने आप को एडजस्ट कर रहे थे, जब तक कार सही हो रही थी कि सामने एक छोटा सा होटल दिखाई पड़ा, जिसने हमें एक ऑसम चाय ऑफर करी। तो भले ही पसीना टपक रहा हो, उस वक्त चाय पीने का मजा बहुत ही जबरदस्त था, क्योंकि फाइनली यमुनोत्री के रूट से हम वापस नॉर्मल रूट पे आ गए थे और हम सभी ने चैन की सांस ली, क्योंकि यहाँ से रास्ता वापस से अच्छा हो गया था। कार ठीक करवाने के बाद एक बार फिर मम्मी की नाजुक हालत देखते हुए, जो कि काफी वॉमिटिंग कर रही थी और मुझे हर 10 किलोमीटर पे उतरकर उनके कपड़े चेंज करवाने पड़ रहे थे। हालत ये हो गई थी कि हमारे बैग में उनके जितने पुराने सूट थे वो भी गंदे हो गए थे। तो हमने डिसाइड किया कि अब जो पहला होटल सामने आएगा हम उसी में रुक जाएंगे। एंड इंसिडेंटली हमारे सामने कमांद में वही होटल सामने आया जहाँ पे हमने जाते वक्त कॉफी और मैगी का मजा लिया था। कमांद के इस होटल में रात गुजारना हमारे लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा और फिर आगे हमने ऋषिकेश लौटने से पहले क्या किया, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने अगले पॉडकास्ट में।
तो मैं वीरा मेरी दुनिया विद वीरा में आपसे अपने अगले एपिसोड में मिलूंगी और सुनाऊंगी इस जर्नी का फाइनल एपिसोड। सुनना मत भूलिएगा। 1600 किलोमीटर से भी ऊपर की ये जर्नी जो मैंने ड्राइव करके कंप्लीट करी, जिसमें बहुत सारे अमेजिंग एक्सपीरियंसेस भी हुए मुझे, वो सब मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो आपको भी अगर मेरे एक्सपीरियंसेस अच्छे लगे तो आप अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ इस पॉडकास्ट को शेयर जरूर करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको अपडेट्स मेरे मिलते रहें। तो अगली बार मिलने तक बी हैप्पी,